हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसके आप बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखोगे। चाहे आप ब्रीथिंग की बात करो, चाहे आप सोडा बॉटल को ओपन करने की बात करो, चाहे आप सिरिंज की वर्किंग की बात करो या फिर आप स्प्रे पेंट की बात करो, ये सब जगह एक लॉ का यूज़ होता है, दैट इज़ योर बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ हैं उनको हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या है। तो बॉयल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, है ना, एक लॉ बताया जो कि गैसों के ऊपर काम करता है। वो क्या है लॉ, चलिए समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो जब भी आप टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे उस केस में वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, यानी कि एक गैस है जिसका मास फिक्स है ना, मास फिक्स है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, उसके केस में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम होगा गैस का, वॉल्यूम ऑफ ए गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर, दो चीज़ों को हम फिक्स कर रहे हैं, ये दोनों ही फिक्स्ड हैं। अगर मास को फिक्स कर दिया जाए और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, द प्रेशर ऑफ ये गैस, जो गैस का प्रेशर होगा वो आप बोल सकते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/v के, है ना। तो उन्होंने यही कहा P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप मास ऑफ गैस भी कह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसी को बच्चों बोला जाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड n। अब देखो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें मैथमेटिकली तो ये हो जाएगा P विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं K1 अगर लिखूँ तो K1 इंटू 1/v। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, और अगर V को मैं इस साइड लेके जाऊँ तो ये आपका हो जाता है PV इज इक्वल टू K1। तो K1 क्या है यहाँ पे, K1 आपका एक कांस्टेंट है। तो साथ में इस साथ यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो PV होगा, PV है ना, ये भी क्या होगा, बराबर K1 के, यानी कि ये जो होगा ये आपका कांस्टेंट होगा हमेशा, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये हमेशा ही कांस्टेंट होने वाला है। और जो ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है, सो K विल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब अगर आप इमेजिन करो कि मान लीजिए कोई एक गैस थी, यहाँ पे एक गैस है एक कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर हमने क्या किया कि इसका जो प्रेशर है वो रख दिया P1 और इसका जो वॉल्यूम है ये रख दिया V1। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका T और ये N, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। अब बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे आपने, है ना, P1 को चेंज करके क्या कर दिया, अभी P2 कर दिया। तो P1 को चेंज करके आपने कर दिया P2, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा V2। यहाँ पे भी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप चेंज कर रहे हो प्रेशर या वॉल्यूम को, तो इस केस में क्या हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बच्चों ऐसे केसेस में हो जाता है, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं P1 V1, बिकॉज PV कांस्टेंट है तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको आप
कितनी भी बार चेंज करो, P3 V3 P4 V4 लाइक दिस, है ना। तो अगर आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, एक इक्वेशन ये भी आता है कि P1/P2 इज इक्वल टू यहाँ पे V2/V1। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। एक इक्वेशन आता है, उससे सब चीज़ें डिराइव हो जाती हैं, ठीक है। अब चलिए हम ग्राफ को समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने क्या देखा इक्वेशन, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। आपने देखा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये चीज़ आपने देखी, ठीक है। अब चलिए इन इक्वेशंस को ही हमको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में समझना है। तो ग्राफ ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ कहता है, तो आपको ग्राफ समझने आना चाहिए। तो देखो वॉल्यूम और 1/P, अगर हम वॉल्यूम वर्सेस 1/P ले यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम वर्सेस 1/P ले, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो ग्राफ आएगा वो आप देख सकते हो, जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे 1/P भी बढ़ता जा रहा है, 1/P बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम केवल P की बात करेंगे तो वो कम होते जाएगा, है ना। तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये हो जाता है आपका स्ट्रेट लाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 1/P दिया हुआ है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 1/V और यहाँ पे P कर दूँ तो क्या होगा, तो भी बच्चों इस केस में जो आपका ग्राफ आएगा, योर ग्राफ विल बी, यहाँ पे जो आपका ग्राफ आएगा ये हो जाएगा, है ना, लेट मी ड्रॉ। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस केस में भी ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है P और V के बीच का रिलेशन। तो P और V के बीच का अगर आप रिलेशन देखोगे तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि देखो अगर आप वॉल्यूम हाई ले रहे हो तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे लो होगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि आप प्रेशर को ज़ीरो कर दो, है ना, वॉल्यूम बहुत हाई हो गया, या फिर आपने प्रेशर को बहुत हाई कर दिया और वॉल्यूम जो है वो जीरो हो गया। ऐसा इस ग्राफ में नहीं होता, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द नेचर, है ना। ये रियल गैसेस के नेचर के अगेंस्ट होता है। आइडियली ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे आप कुछ ये जो गैप देख पा रहे हो, ये गैप हमेशा ही रहेगा। यहाँ पे ये गैप कभी भी फील होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस पे आप कितना भी प्रेशर लगा लो उसका वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देखो जैसे जैसे वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आप देखो कम हो रहा है ना, ये वॉल्यूम कम हो रहा है, ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन हो गया। बट अगर आप सोच रहे हो कि ये जो लाइन है ये कभी भी आके इस पे ज़ीरो पे टच करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोनों ही केसेस में, है ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बच्चों हमने देखा कि जो PV होता है ये कांस्टेंट होता है। तो आप चाहे कांस्टेंट प्रेशर लो, कांस्टेंट वॉल्यूम लो, कुछ भी लो, यहाँ पे ये क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। PV वर्सेस अगर आप किसी के भी अगेंस्ट ड्रॉ करोगे प्रेशर या वॉल्यूम के, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि PV जो होता है वो बराबर होता है किसके, कांस्टेंट के। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो ग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप log P वर्सेस log V लेंगे तो log के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है ना। ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे एकदम, ये log P और ये आपका log। जैसे मैंने बोला उसमें, जैसे ये जो ग्राफ है इसमें भी जीरो आपको नहीं मिलता है, इसमें भी ये यहाँ पे एकदम आप देखोगे टच नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी ये ज़ीरो नहीं होगा। बट एक पर्टिकुलर रेंज पे गैसेस ऐसे ही बिहेव करती हैं, है ना। रियल गैसेस, आइडियल गैसेस, ये दो अलग चीज़ें हैं जिसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये थे कुछ ग्राफ बच्चों। अब ग्राफ में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको हम समझ लेते हैं कि अगर टेम्परेचर अलग अलग हो सेम गैसों का तो उस केस में क्या होगा। सो बच्चों समझते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को, जो कि प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V के ही बीच में है। बट यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कंडीशन को बार बार चेंज कर दो,
तो क्या होगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, है ना। ऐसे ग्राफ को समझने के लिए आप ध्यान से समझो यहाँ पे। इस केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 अलग लाइनें हैं, है ना। यहाँ पे 3 अलग लाइनें। तो बिकॉज हमने क्या देखा कि जो k की वैल्यू होती है ना, जो पी वी इज इक्वल टू K1 आपने देखा था, ये क्या होता है कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, k जो है यहाँ पे आप कांस्टेंट देख पा रहे हो K1, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इमेजिन करूँ एक ही गैस है, सेम गैस है, और वो 3 अलग अलग टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर रही है, तो उसके केस में ये जो K1 की वैल्यू होगी बच्चों, ये हर बार अलग होने वाली है, ठीक है। तो K1 की वैल्यू क्या होगी, हर बार ही अलग होगी, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 3 अलग अलग कर्व दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे टेम्परेचर जो 200, 400 एंड 600 आप देख पा रहे हो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इन तीनों कर्व के लिए जो K1 की वैल्यू है ये अलग होने वाली है। तो अगर मैं एक को T1, दूसरे को T2 और तीसरे को T3 समझूँ, तो आप देख पा रहे हो T3 जो है वो ग्रेटर है किससे, T2 से और T1 से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है आपका ये दूर हो, ये जो कर्व है ये क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों से ही। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जो इनके बीच का गैप है ना, ये कर्व्स के बीच का गैप है, ये भी बढ़ते चले जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो कि अगर आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर को, है ना, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये वॉल्यूम जो है ये भी बढ़ने वाला ही होगा, है ना। यहाँ पे ये वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यूज़ कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो बच्चों यहाँ पे 3 जो कर्व आप देख पा रहे हो, ये आपका 3 अलग अलग टेम्परेचर पे कुछ इस तरीके का कर्व देखने मिलेगा, है ना। तो बट यहाँ पे एक एक जो कर्व है वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो ऐसे सारे, है ना, कर्व जो होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइसोथर्म। इसको क्या बोला जाता है, आइसोथर्म। तो ये जो आपका लाइन है, कर्व है, ये क्या होगा, आपका आइसोथर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, हायर द कर्व, हायर द कर्व, हायर द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को डबल कर दोगे तो प्रेशर को क्या हो जाता है, यूजुअली प्रेशर हाफ हो जाता है ना। यूजुअली ये होता है कि अगर आप वॉल्यूम को डबल कर दोगे, वॉल्यूम 2 गुना कर दोगे, तो प्रेशर आपका हाफ हो जाता है, क्योंकि जो रिलेशन है वही आपका, है ना, ये रिलेशन है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी CO2 गैस के केस में, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। वो सब चीज़ें भी कहाँ से निकल के आती हैं, इन्हीं ग्राफ से, इन्हीं इक्वेशन से निकल के आती हैं। नेक्स्ट आपको ये ग्राफ और समझने की ज़रूरत है, वो है आपका प्रेशर P वर्सेस 1/V, है ना। तो प्रेशर P वर्सेस 1/V में कैसा होता है, हमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है ना। तो जब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, तो हाई प्रेशर के केस में क्या होता है, गैसेस डेविएट फ्रॉम बॉयल्स लॉ, है ना। तो बॉयल्स लॉ से वो डेविएट करने लगते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझो तो एक्सपेरिमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप है ना प्रेशर को एक्सट्रीमली बढ़ा देंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जीरो नहीं होंगी, गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, छोटे छोटे स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब इस केस में भी देखो यहाँ पे, आई होप ये बात समझ में आ गई। अब इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि जैसे जैसे अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो वॉल्यूम क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और ये गैसेस क्या होने लगेंगी, डेंस होने लगेंगी। गैस मॉलिक्यूल्स जब क्लोजर आएंगे तो डेंस, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रेशर हाई हो, इफ द प्रेशर इज हाई, है ना,
तो आप उसको डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो, यानी कि बोल सकते हो गैसेस के केस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी हाई होगा, है ना। अब एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं जो कि डेंसिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आपका होता है डेंसिटी। और पी वी इज इक्वल टू हमने क्या देखा कि होता है। तो यहाँ से अगर मुझे वी निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, के बाई पी। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, के बाई पी हो जाएगा। तो पी आपका चले जाएगा ऊपर, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू, है ना, डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू पी अपॉन के। ये आपका एक रिलेशन निकल के आता है ना, ये आपका रिलेशन निकल के आता है। बिकॉज जो मास होगा वो भी कांस्टेंट होगा, है ना, के आपका एक कांस्टेंट है ही। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू, ये इसको अगर मैं न्यू कांस्टेंट दे दूँ के डैश, तो ये आपका हो जाएगा डी विल बी इक्वल टू के डैश, डी विल बी इक्वल टू के डैश इंटू पी। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से डेंसिटी जो है ये क्या है, डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगी, प्रेशर से। किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये ध्यान रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास ऑफ गैस। तो ये बच्चों एक नया रिलेशन अपने को देखने को मिला, एक नया इक्वेशन जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अब ग्राफ पे थोड़ा आ जाते हैं। ग्राफ पे आप देखो प्रेशर अगर आप प्लॉट करोगे 1/v से, तो ये आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलने ही वाला है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो होगा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे T1 T2 T3, तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ज़्यादा ही ये इंक्लाइन होते जाएगा किस साइड, प्रेशर के साइड। बिकॉज वॉल्यूम बढ़ेगा, ये 1/v है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर नीचे का नंबर आप बड़ा करते जाओगे तो ये कम होने लगेगा, प्रेशर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये किस तरफ इंक्लाइन करते हुए जाएगा, इस साइड इंक्लाइन। अगर यहाँ पे T4 होता, T4 अगर यहाँ पे ज़्यादा होता इससे, तो वो कैसा हो जाता, वो आपका होता कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हो जाता, तो यहाँ पे आपका आ जाता है T4। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। एंड बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।